हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन शुरू करते हैं नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर जब ख़त्म किया था आपका मॉडर्न फिजिक्स में, लास्ट पार्ट न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो पार्ट था, न्यूक्लियस की जो कहानी समझ रहे थे लास्ट, तब मैंने आपको बोला था कि बेटा आप लोग रे ऑप्टिक्स रिवाइज़ कर लो तुरंत से और वेव थ्योरी रिवाइज़ कर लो। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने रिवाइज़ किया होगा, बट मैं अभी बोलता हूँ चलो रे ऑप्टिक्स तो छोड़ दो, अभी नहीं भी किया है तो चलेगा, बट वेव थ्योरी के सारे फॉर्मूले 11th वाले नोट्स उठा के जल्दी से पढ़ लो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सारी कहानियाँ वैसी की वैसी सेम कहानी चलने वाली है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी समझा दूंगा आपको। कहानियाँ 11th से रिलेटेड है, सारी थ्योरी शुरुआत की 11th से रिलेटेड है, वेव थ्योरी। ठीक है ना, सुपर पोजिशन वगैरह, सुपर पोजिशन और इंटरफेरेंस, दो चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले अपन। ये जो चैप्टर है पूरा सुपर पोजिशन, पहले सुपर पोजिशन की कहानी समझेंगे और केवल अपने को इंटरफेरेंस पढ़ना है। यहाँ पे लाइट का जो है इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो चैप्टर का नाम है अपना वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो 11th वाला जो वेव मोशन वाला चैप्टर था, वेव ऑन स्ट्रिंग या और साउंड वेव के जैसे ही चलता है बच्चों ये वाला चैप्टर भी। अब ये चैप्टर में अपन बेसिकली पहले तो बेसिक वेव के बारे में वापस से मैं रिपीट करूंगा। वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि 11th में पढ़ा हुआ है और एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया है, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उस पैटर्न के। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 3 टर्म पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। वेव ऑप्टिक्स ये लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो पढ़ेंगे अपन इंटरफेरेंस। नाम तो आप लोगों ने 11th में भी सुना होगा जिनने थोड़ा भी सीरियसली पढ़ाई करी है। इंटरफेरेंस के बाद पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन बहुत बार वर्ड यूज हुआ है अपने पास, और एक पोलराइजेशन वर्ड भी यूज हुआ होगा। तो पोलराइजेशन, ये 3 टर्म अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर बच्चों में बात करूं कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बोर्ड के लिए देखा जाए, अगर मैं बोर्ड की बात करता हूं तो यहाँ तीनों जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। तो ठीक है, बोर्ड में तीनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा अगर मैं बोलूँ सबसे आसान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन सबसे आसान होता है। डिफ्रैक्शन में बोर्ड में बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, अपन भी उतना ही सब पढ़ेंगे बस। और इंटरफेरेंस, तो पोलराइजेशन ईजी पार्ट है अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं JEE मेंस की बात करता हूँ, JEE मेंस में तीनों टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेंस में JEE मेन में मेरा मानना यह है कि ज़्यादा क्वेश्चन होगा। मींस इंटरफेरेंस से भी पूछा जा सकता है और पोलराइजेशन, मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन बोला जाए JEE मेंस में तो यहाँ से टोटल तीनों से मिला के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वो हो सकता है पोलराइजेशन से, हो सकता है इंटरफेरेंस से, हो सकता है डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। ठीक है ना, तो या तो यहाँ और यहाँ इन दोनों का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन बनता है केवल एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड का तो मेरे को बोर्ड का अलग अलग, स्टेट बोर्ड का अलग अलग रूल होता है। बोर्ड का एक ब्लूप्रिंट आता है तो वो देख लेना आप। ठीक है ना, तो यहाँ अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं JEE मेंस। नीट की अगर बात की जाए बेटा, नीट में भी अगेन तीनों सिलेबस में है, यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन। यहाँ और यहाँ मैं हाफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का कंफर्म प्रोबेबिलिटी अपन नहीं बता सकते। तो नीट में बोला जाए तो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर JEE एडवांस में बोला जाए बेटा, JEE एडवांस की बात करता हूँ मैं, तो JEE एडवांस में ये वाला तो टॉपिक ही नहीं है, ये भी टॉपिक नहीं है। मीन्स यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, ये मेरा गेस है बेटा। ठीक है ना, JEE एडवांस में दोनों टॉपिक नहीं है, बाकी ये वाला टॉपिक है। और इस अकेले टॉपिक से 2 क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछे जा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे निकल के आते हैं अपने पास 2 क्वेश्चन। बाकी बोर्ड में गुजरात बोर्ड, CBSE बोर्ड और भी कोई स्टेट बोर्ड हो तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बोर्ड का ब्लूप्रिंट आता है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस, उस ब्लूप्रिंट में ये लिखा होता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। MCQ आएगा, MCQ बोले तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर वन लाइन में जो आंसर देने होते हैं, या मेजर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है,
और ये भी होता है वहाँ पे कि वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का या बिना ऑप्शन। ऑप्शन बोले तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना राइटिंग वाले और वाले, 2 क्वेश्चन दे दिए, दोनों में से एक सोल्व करना है। तो ये सारा आप ब्लूप्रिंट देख लेना अपने बोर्ड का, रेस्पेक्टिव बोर्ड का, और वहाँ से देख लेना। मैंने जेईई मेंस का बता दिया, नीट का बता दिया, जेईई एडवांस का बता दिया। अगर मैं जेईई एडवांस की बात करता हूँ बच्चे, डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन नहीं है जेईई एडवांस में, और इंटरफेरेंस है, और उसी अकेले से 2 क्वेश्चन आने हैं। मतलब अगर जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पढ़ना भी एक ही टॉपिक है और उसी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये मेरा एनालिसिस है, इसका कोई मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई गारंटेड नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये तो बेसिक बात हो गई, इससे कोई ज़्यादा कुछ खास कॉन्सेप्ट तो है नहीं है। ठीक है, तो अब आगे समझना शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे एक टर्म अपन ने बेटा 11th में पढ़ी थी, सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन में याद होगा आपको, सुपरपोजिशन जब समझाया था मैंने, सुपरपोजिशन में समझाया था अगर 2 डिस्टर्बेंस है तो दोनों डिस्टर्बेंस को एज इट इज ऐड कर देना है। सुपरपोजिशन का मतलब वो दूसरा एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करने वाले। ठीक है ना, जैसे मान लो ये एक पल्स, ये रेक्टेंगुलर पल्स लेता हूँ, ये एक पल्स इस टाइप से है, और ये रस्सी वाली पल्स इजीली समझ आती है बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ। ये पल्स एक इधर आ रही है और ये वाली पल्स एक इधर आ रही है। ये जो पल्स है ये छोटी पल्स है, देखने में भी लग रहा है। मान लो यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो जिस इंस्टेंट पे यहाँ सुपरपोजिशन हो रहा होगा बेटा, तो ये जो पल्स ये इस टाइप से हो जाएगी, दोनों का एडिशन होके कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, जिस इंस्टेंट पे पल्स मिलेगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस है, दोनों डिस्टर्बेंस को यहाँ इंडिविजुअली ला दिया और दोनों को ऐड कर दिया। एक डिस्टर्बेंस ऐसा होगा, एक डिस्टर्बेंस ऐसा होगा, दोनों ऐड हुए तो पल्स बड़ी हो गई। तो ये जो सिंपली डिस्टर्बेंस विदाउट एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करता, ये डिस्टर्बेंस इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये डिस्टर्बेंस इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इस सिचुएशन को सुपरपोजिशन बोल दिया। इसके बाद क्या होगा, ये 5 वाला उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा 4 वाला, एक दूसरे को बिना डिस्टर्बेंस के आगे पास हो जाएंगे। ठीक है, और ये जिस इंस्टेंट पे दोनों मिले इसको सुपरपोजिशन बोल देते हैं। इसी के बेसिस पे अपन ने अलग अलग नाम दिए थे। एक था इंटरफेरेंस, 11th में बता रहा हूँ, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बाद एक बड़ा आया था स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव एंड बिट्स। याद आया कुछ? इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव, बिट्स, कुछ न कुछ कंडीशंस बताई थी। फिर क्या कंडीशन थी सोचो जरा। आपने अगर 11th रिवाइज भी किया है तो आपको वो सारी कंडीशंस पता होगी, वही धीरे धीरे अभी आगे आएगी, मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सोचो जरा, इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव की क्या कंडीशन थी? बोलिए सर। हम तो कोई दिक्कत नहीं, बोल के तो वापस समझाएंगे, हमारा काम यही है, पढ़ाना, रिवाइज कराना, वापस समझाते रहना जब तक बच्चे को समझ नहीं आ जाए। तो चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब हेडिंग शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन सुपरपोजिशन के बारे में लिख लेते हैं। क्या है देखो, ये सारी कहानी 11th की है बेटा, 11th में अपन सब पढ़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत में अपन ने SHM पढ़ा था, सबसे पहले जो सुपरपोजिशन पढ़ा अपन ने वो SHM में पढ़ा था बेटा। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, क्या देखिएगा जरा हेडिंग अपना, आ जाए बेटा। ओह तो अपने पास सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है देखो, व्हेन टू और मोर वेव्स। अब वो कोई सी भी वेव हो सकती है। अभी मैं शुरुआत में जनरलाइज थ्योरी बता रहा हूं, मतलब ये हर एक वेव के लिए वैलिड है। ठीक है, जरूरी नहीं लाइट के लिए वैलिड है। ये 11th का ही रिवीजन है और 11th में जो वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, लाइट वेव, हर एक वेव के लिए वैलिड है ये। तो व्हेन टू और 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। मोर वेव्स साइमल्टेनियसली पास थ्रू ए पॉइंट, simultaneously pass through a point, the disturbance
of the point, the disturbance of the point is given by the sum of the disturbance each wave would produce in absence of other wave। ठीक है, यह वेव्स देखो क्या है। अभी जैसा मैंने समझाया था सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, आपको खाली डिस्टरबेंस का सम कर देना है। एक डिस्टरबेंस था, दूसरा आ गया, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते और दोनों को सम कर देना है। यही अपना कहलाता है क्या बेटा, सुपरपोजिशन। ठीक है, मीन्स जो y जो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ऐसा लिख देना जितने भी वेव हो। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? ठीक है। अब अगर वेव ऑन स्ट्रिंग है, जिसे अपन ने 11th में पढ़ा था, कौन सा वेव ऑन, जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अलग अलग टाइप की वेव के बारे में बताता हूँ। अब जैसे यहाँ वेव के बारे में बता रहा हूँ कौन सी वेव होगी, और यहाँ डिस्टरबेंस बता रहा हूँ डिस्टरबेंस क्या होता है इनमें। ठीक है, जिसे अपन ने पहला पढ़ा था वहाँ वेव ऑन स्ट्रिंग, याद है कुछ ऐसा, वेव ऑन स्ट्रिंग। तो जो वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा था ना बेटा, उसमें जो डिस्टरबेंस आया था अपने पास में, वेव ऑन स्ट्रिंग में जो डिस्टरबेंस आया था अपने पास, वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ जो डिस्टरबेंस आया था, ये जो वेव है इसमें डिस्टरबेंस आया था डिस्प्लेसमेंट। जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था, अपन ने वाई की टर्म में इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ऐसे जब साउंड वेव के बारे में पढ़ा बेटा अपन ने, साउंड वेव के बारे में पढ़ा अपन ने, तो वहाँ आया था चेंज इन प्रेशर, या प्रेशर चेंज बोल दूँ, चेंज इन प्रेशर। ऐसे ही ये कहानी तो अपन 11th में पढ़ चुके हैं इस वेव और साउंड की। अब अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या, लाइट वेव या वेव ऑप्टिक्स बोल दूँ। ये जो लाइट वेव है ना, ये जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं अपन, यहाँ पे जो डिस्टरबेंस होगा वो क्या होगा, लाइट वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन ट्रेवल करता है, आगे कौन बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की फॉर्म में आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, आपको याद हो जब अपन ने 11th में इक्वेशन लिखी थी, इसका इक्वेशन लिखते थे अपन, जो इक्वेशन लिखते थे मैं ट्रैवलिंग वेव का, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, तो ये लिखते थे y = a sin ωt माइनस kx, ये इस टाइप की। इसमें प्रेशर में P था चेंज इन प्रेशर, P = P0 sin ωt माइनस kx, इस टाइप का इक्वेशन लिखा जा सकता। अब यहाँ जो अपन लिखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे। ये लिखेंगे E = E0 sin ωt माइनस kx। चाहो तो और लगा के मैग्नेटिक फील्ड वाला इक्वेशन भी लिख सकते हो, B = B0 sin ωt माइनस kx। ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। ट्रैवलिंग वेव की सारी कहानी मैंने आपको 11th में समझाई हुई है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव लिख देता हूँ यहाँ पे। कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आगे धीरे धीरे आएगा तो सारी कहानी समझा दूंगा। अभी केवल आपको लिख लेना है ये ए क्या है, P0 के, ये सब तो 11th में पढ़ चुके हैं अपन। ये ई बी ये सब भी वैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको समझाया हुआ है। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेव नंबर, ये सारी कहानी आपको पता है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नोट करो जल्दी से। नोट करिए। चलो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूं आपको सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, जो अपन ने 11th में पढ़ा था, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। ठीक है, वो जो 2 SHM होंगे उनका सुपरपोजिशन किस टाइप से होता है, या फिर मैं ऐसा लिख दूं सुपरपोजिशन ऑफ 2 साइनसोइडल वेव। दो अगर साइन वेव है
तो उनका सुपरपोजिशन करें, मीन्स दोनों को ऐड कर दिया जाए, जैसा भी अपन ने लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या आएगी, आप खुद लगा के मुझे बताने वाले हो, आप खुद सॉल्व करके बताओगे। 11th में आपने पढ़ा ही है सब कुछ और आपने रिवाइज भी किया है अभी 11th, तो आपको आना भी चाहिए ये। तो चलो मैं हेडिंग लिखता हूँ और फिर आपको इक्वेशन देता हूँ, आप उसका सॉल्यूशन करके बताना मुझे। तो हेडिंग लिख रहा हूँ मैं क्या, सुपरपोजिशन ऑफ टू साइनसोइडल वेव। ठीक है, या फिर टू SHM जो अपन ने पढ़ा था ना 11th में, सुपरपोजिशन ऑफ SHM। अगर आपको सुपरपोजिशन ऑफ SHM नहीं पता तो एक वीडियो लेक्चर है अपना यूट्यूब पे, जो मेरा चैनल है फिजिक्स बाय संदीप नागर सर, उस पर आपने SHM वाले फोल्डर में जाके एक वीडियो देख लेना, उस पर सुपरपोजिशन ही लिखा होगा। उसमें 1 घंटे वाले वीडियो में सारा सब कुछ सुपरपोजिशन के बारे में मैंने बताया रखा है, तो अगर आपको देखना है तो वो वीडियो भी देख सकते हो आप, सुपरपोजिशन वाला, सुपरपोजिशन ऑफ टू साइनसोइडल वेव। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, 2 साइन वेव का इक्वेशन दे रहा हूँ। सपोज आपने एक इक्वेशन मान ली y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस वाई। ये आपके पास में इक्वेशन है बेटा। अब ये इक्वेशन से आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, y इक्वल टू y1 प्लस y2 करके। अब आपकी जैसी मर्जी वैसे निकाल लो जरा, y1 प्लस y2 करो, जैसा भी आपको लगता है। अगर आप मैथ्स से लगा के निकालना चाहते हो या और भी कोई मेथड आपको पता है तो निकाल लीजिए जल्दी से। अल्टरनेटिंग करंट में भी ऐसी कहानियां समझिए अपन ने बच्चों, ठीक है। चलो सोल्व करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके सोल्व करना शुरू कर दो बच्चों। चलो मैं इसको फेजर सम से बताता हूँ। एक तो मैथमेटिकली है, मैथ्स वाले स्टूडेंट तो मैथमेटिकली बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, बट मैं बोलता हूँ हमेशा आप तो सुपरपोजिशन लगाओ, इसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं होते। ये a1 मान लिया अपन ने, यहाँ वाला फेज ओमेगा टी हो गया, ये यहाँ पे अपन ने a2 मान लिया, यहाँ वाला फेज ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। मैं फेजर सम से सोल्व कर रहा हूँ बेटा, इसको बोला जाता है फेजर सम। ये आप लोगों को शायद पता हो, अब तो याद होना चाहिए यार। 11th में कितना सारा पढ़ लिया अपन ने, 11th में इसको बहुत पढ़ा है, साथ में भी 12th में भी पढ़ लिया। अब तो कब, अल्टरनेटिंग करंट में, और यहाँ पे फेज के बारे में बहुत पढ़ा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालूंगा मैं, ये इस टाइप से रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आ गया। ये दोनों के बीच में जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये फाई है। तो यहाँ से अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखूंगा तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी, जो रिजल्टेंट इन दोनों को सोल्व करने पे, ए साइन, अब यहाँ पे ये ए क्या आने वाला है, ये ए के बारे में बताओ जल्दी से, ए की कहानी क्या होने वाली है। ए जो आएगा वो क्या आने वाला है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मान लिया। ये वाला जो एंगल है ना वो फाई नॉट मान लिया मैंने। अगर ये फाई नॉट है तो इसका फेज कितना आ जाए बेटा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट रिजल्टेंट का फेज, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे को क्या क्या पता करना है बेटा, फाई नॉट और ए। ये जो ए निकल के आता है ये तो क्या आता है, रूट ओवर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस फाई, यही निकल के आता है बेटा। अब ये फाई नॉट निकालना है तो मैं क्या करूं, यहां से आगे बढ़ा दिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, और यहां से यहां तक भी ये a2 होगा क्या बेटा, यहां से यहां तक भी क्या होने वाला है, ये a2 होने वाला है। ये एंगल फाई होगा, ये a2 साइन फाई आ गया, ये a2 कॉस फाई आ गया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं फाई नॉट निकालूं, टेन फाई नॉट, तो टेन फाई नॉट भी आ गया क्या, टेन फाई नॉट जो आएगा ये वाले ट्राइंगल में लिख रहा हूँ, ये वाले ट्राइंगल में। अब तो ये लास्ट कहानी है बेटा, अब इसके बाद ऐसी कहानियां नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अब एटलीस्ट समझ लेना, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, नोट कर लो जरा। मीन्स इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको दे दी जाए, ये वाली इक्वेशन, तो इजीली इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है ना। फेजर सम से मैथमेटिक्स लगा के भी किया जा सकता है, मैथ से लगाओगे तो यहाँ पे ये लिखो, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करो, फिर वापस से साइन ए प्लस बी में कन्वर्ट करो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई करके। मैथ्स वाले बच्चों को तो आता होगा, पर बायो वालों के लिए तो ये छोड़ो अब, ठीक है। फेजर सम कर लो आप। चलो यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से।
यहाँ तक की कहानी नोट कर लीजिए बच्चे। चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, हलवा क्वेश्चन, एकदम बहुत ही हलवा है, एकदम हलवा है, तो आप लोगों को करना है वो हलवा क्वेश्चन। दोगे? क्वेश्चन लिख दे, वीडियो पॉज करके लिखो जरा यहाँ तक की कहानी, वीडियो पॉज करो और ये कहानी लिखो यहाँ तक की, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग क्वेश्चन सोल्व करना। चलो आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, S1 and S2 are two sources of light. S1 and S2 are two sources of light which produces individually disturbance at point P is given by E1 equal to 3 sin omega t, comma E2 equal to 4 cos omega t। ठीक है, assuming E1 vector and E2 vector to be along the same line, find the resultant after their superposition। ठीक है, सोल्व करो जरा, आसान क्वेश्चन है एकदम, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। चलो सोल्व कर लेंगे बेटा। कैसे सोल्व करना है देखो, आप लोग सोल्व करिए जरा वीडियो पॉज करके, मैं सोल्व करता हूँ। क्या है देखो आंसर, E1 जो दिया है ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिया है 3 sin ओमेगा t, कोई दिक्कत नहीं। जो E2 है ना वो दिया है 4 cos ओमेगा t। अभी जो 4 cos ओमेगा t है ना, इसको इस टाइप से लिख दूं मैं, 4 sin ओमेगा t प्लस π/2। ठीक है, ध्यान रखना cos ओमेगा t को हमेशा ऐसे ही लिखना है, sin ओमेगा t प्लस π/2 ही लिखना है। ठीक है, तो ये इधर तो आ गया 3, इधर आ गया 4, क्योंकि ये ओमेगा t है, ये ओमेगा t प्लस 90 या ओमेगा t प्लस π/2, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये 5 आ जाएगा। ज़्यादातर बच्चों का आंसर आ गया होगा, मुझे पता है क्योंकि आसान क्वेश्चन है। और ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। तो फाइनल आंसर अपने पास जो आएगा ना रिजल्टेंट, E इक्वल टू E1 प्लस E2 करने के बाद में, E1 प्लस E2 करने के बाद चाहो तो यहाँ पे ये ऐसा भी लिख दो, 3 sin ओमेगा t प्लस 4 cos ओमेगा t। ऐसा लिखने का कोई मतलब है नहीं, वैसे आपको डायरेक्ट आंसर पता लग गया ना। तो 5 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5 sin ओमेगा t प्लस 53, ये यहाँ पे जो फेज आएगा ये आएगा ओमेगा t प्लस 53 का। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों का होना चाहिए इस टाइप से क्वेश्चन, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है होना चाहिए। चलो और आगे बढ़ेंगे बेटा। अब नेक्स्ट जो है ट्रैवलिंग वेव के बारे में पढ़ा होगा आपने, ये तो मैंने पढ़ाया आपको SHM का सुपरपोजिशन। ये अपन ने क्या पढ़ा है बेटा अभी, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM, ये SHM का सुपरपोजिशन पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, किसका,
प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव के बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव का समझ लेते हैं जरा क्या है कहानी। ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन समझ लेते हैं। अब ट्रैवलिंग वेव में भी मैं जो सुपरपोजिशन कराऊंगा ना वो एक स्पेशल टाइप का, जिसमें अपना निकल के आएगा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा लाइट वेव्स का। अब इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है ये आपको 11th में भी समझाया होगा कि अगर दो वेव है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है एंड दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वो अगर सुपर इम्पोज करती है तो रिजल्टेंट जो बनता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहीं पे मैक्सिमम होगा कहीं पे मिनिमम होगा, सेम है, इंटेंसिटी भी कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम होगी, वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और ऐस सिचुएशन को, ये फिनोमेना को अपन बोलते हैं इंटरफेरेंस। मीन्स जो सुपरपोजिशन होगा दो वेव का, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो जो सुपरपोजिशन होगा उसको क्या बोल देंगे अपन, इंटरफेरेंस। बाकी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, वो सारी कहानी वैसी सेम है। तो शुरुआत करते हैं जरा इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। मैं जो सुपरपोजिशन बता रहा हूँ ना ट्रैवलिंग वेव का, वो खाली इंटरफेरेंस बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ इंटरफेरेंस ही पढ़ना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले इंटरफेरेंस के बारे में लिख देता हूं मैं। तो यहां तक की कहानी आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। वन मिनट। इंटरफेरेंस की कहानी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव का इंटरफेरेंस की भी वही सेम कहानी लिख देता हूं जरा क्या है। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट बोले तो प्रकाश, हल्का वाला नहीं है ना, लाइट इन दी सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट ट्रैवलिंग वेव इन almost same amplitude, almost same direction। यह सुपरपोजिशन ऑफ टू, एक सेकेंड, सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट ट्रैवलिंग superposition of two light traveling wave which are travels in same direction and have same frequency। ठीक है, मैं 11th वाली डेफिनेशन रिपीट कर दिया हूँ। बस यहाँ क्या कर दिया अपन ने, लाइट जो ट्रैवलिंग वेव है ना वो लाइट हो गई। सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट ट्रैवलिंग वेव्स विच आर ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी। मैंने रटा आया था आपको, सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है।
और अपोजिट डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड होता है तो स्टैंडिंग वेव बनता है, और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे अपन ने बोल दिया था क्या, बीट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या, ये क्या हो गया बेटा अपने पास, इंटरफेरेंस वाली कहानी। अब यहाँ जो इक्वेशन लिखता हूँ मैं, मान लो दो अलग अलग सोर्स है और वहाँ से जो है लाइट आगे बढ़ रही है। किस टाइप से आगे बढ़ रही है देखो, पहले तो दो लाइट सोर्स मान लेता हूँ मैं। जैसे मान लो एक लाइट सोर्स तो ये S1 आ गया, S1 आ गया बेटा, और दूसरा लाइट सोर्स ये S2 आ गया। अब यहाँ से एक पॉइंट है और वो पॉइंट यहाँ पे है सपोज, तो यहाँ से लाइट आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लाइट आ गई, ये लाइट इस टाइप से यहाँ पे लाइट आई होगी। ठीक है, और दूसरा इस सोर्स से भी लाइट आई होगी यहाँ पे, ये यहाँ पे भी लाइट ट्रैवलिंग करके यहाँ तक लाइट पहुँची होगी। तो दो सोर्स हो गए। अब यहाँ इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये सारी कहानी अपने को समझनी। तो पहले तो ये वाली जो लाइट चल के आई है ये मान लेते हैं X1 लाइट चली है, और ये लाइट जो चली है वो X2 लाइट चली है। ठीक है, ये पॉइंट तक आने में एक लाइट चली कितना, X1, और एक लाइट चली कितना, X2। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट की कैलकुलेशन करनी है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है बेटा, रिजल्टेंट का कैलकुलेशन। ठीक है, अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, दोनों लाइट का इक्वेशन लिख लेता हूँ। अब जो लाइट का इक्वेशन होगा, वो लाइट का इक्वेशन जो है अपन देंगे बेटा किससे है, लाइट का इक्वेशन किससे दिया जाएगा अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये दो सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स 1, ये लाइट सोर्स 1, और ये वाला जो है अपने पास लाइट सोर्स 2। ठीक है, अब मैं पहले तो क्या करता हूँ, दोनों का इक्वेशन लिख देता हूँ। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो E1 जो आएगा, ये पॉइंट P को नाम, इस पॉइंट को P नाम दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स S1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू sources ड्यू टू सोर्स S1 एंड सोर्स 2, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 का जो इक्वेशन है वो क्या होगा देखो, तो E1 क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, E01 साइन ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस θ1। ठीक है, ओमेगा क्या है, वो जो सोर्स है, दोनों सोर्स का लाइट का फ्रीक्वेंसी। E01 क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ky/2π/λ। x1 कितना डिस्टेंस चला है, θ1 इनिशियल फेज। ऐसे जो दूसरा वाला सोर्स होगा उसका इक्वेशन क्या लिखूँ, E02 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस θ2। ये दूसरा लाइट सोर्स आ गया। अब मुझे रिजल्टेंट लाइट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सुपरपोजिशन से पता है क्या बेटा आपको। सुपरपोजिशन से क्या लिख सकता हूं मैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाई सुपरपोजिशन, गिवन बाई क्या होगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये सुपरपोजिशन करा दिया मैंने। ठीक है, ये सुपरपोजिशन करा दिया। अब यहाँ से नेट आंसर निकालना है अपने को, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करके। तो चाहो तो यहाँ इक्वेशन लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। साइन ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस θ1 प्लस E02 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस θ2। अब ये ऐसी इक्वेशन किस टाइप से ऐड किया जाता है, ये इक्वेशन ऐड करना मैंने आप लोगों को सिखाया होगा 11th में। ठीक है, 11th में भी तो अपन ने इंटरफेरेंस पढ़ा है, दो बार पढ़ा है 11th में। एक बार तो रस्सी वाले केस में पढ़ा था, इंटरफेरेंस ऑफ स्ट्रिंग वेव, फिर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव भी पढ़ा। ठीक है, तो चलो जरा इसके आगे की कहानी सोल्व करो, किस टाइप से सोल्व होगी जरा लगाओ इसमें दिमाग, क्या करना होगा इसके बाद अपने को, ये आप लोग सोल्व करके चेक करो जरा, क्या इसके बाद कहानी हो सकती है।
चलो लिखा यहाँ तक की कहानी बेटा, पहले यहाँ तक वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर आगे रफ में सोल्व करके देखो। रफ में आप फेयर में तो कर नहीं पाओगे, गलत ही करोगे, उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दोगे, इसलिए आप इसको एक बार रफ में सोल्व करके देखें। तो देखो आंसर कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आ रहा है। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिखा, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सुपरपोजिशन वगैरह सब कुछ लगा लूँगी। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा ना बेटा अपने पास, वो आएगा E इक्वल टू ई नॉट आ गया यहाँ पे साइन, यहाँ आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये आ गया। साथ में वापस से क्या आएगा बेटा, प्लस वही उसी टाइप से फाई नोट आ जाएगा यहाँ पे, जो भी मैंने SHM में लिखा था ना, ठीक है। किस टाइप से आएगा, देखो किस टाइप से कहानी सॉल्व हुई है ये बताता हूँ मैं। देखो पहले अपन इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालते हैं, फाई, ये इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा बेटा, तो जो फेज डिफरेंस है वो आएगा अपने पास, फेज डिफरेंस निकालते हैं जरा इसका, फाई, एक सेकेंड, ये वाला फेज अगर मैं इसको एक सेकंड रुकना, रेफरेंस ये वाला रेफरेंस हो गया, तो देखोगे अगर मान लो मैंने ये वाला फेज रेफरेंस ले लिया, कौन सा वाला, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस थीटा वन, और दूसरा फेज यहाँ बोल रहा हूँ ये कौन सा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू। ये एंगल अगर अपन फाई मान लें तो क्या लिखूंगा, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस थीटा वन प्लस फाई प्लस फाई इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस थीटा। ये इस टाइप का आ गई। अच्छा चाहो तो इसको यहाँ भी लिखा जा सकता है और इसको यहाँ लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फाई क्या आ गया अपने पास निकल के, फाई ओमेगा टी से तो ओमेगा टी गायब हो गया, तो आ गया के एक्स टू माइनस एक्स वन, सॉरी जो फाई निकल के आया अपने पास थीटा टू, एक सेकंड, के एक्स वन माइनस के एक्स टू प्लस थीटा टू माइनस थीटा वन, ये इस टाइप से निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो फाई निकल के आया ना अपने पास, उसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो के इंटू इसको डेल्टा थीटा लिख देंगे, इसको माइनस के एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन को क्या लिख लिया अपन ने, डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं पार्ट डिफरेंस, क्या बोल दिया इसको, पार्ट डिफरेंस। थीटा टू माइनस थीटा वन, इसको डेल्टा थीटा। अभी थीटा वन थीटा टू क्या है ये भी समझा देता हूँ। ये फाई निकल के आ गया अपने पास, रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई क्या। अब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता करना है मुझे, एक तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और एक फाई नोट, ठीक है। तो यहाँ से फाई नोट और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, देखो यहाँ से मैंने सुपरपोजिशन करा दिया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया ई नोट, ये एंगल आ गया फाई नोट, ये वाला एम्पलीट्यूड E1 था, ये वाला एम्पलीट्यूड E2 था। तो ई नोट की जगह क्या लिखा जाएगा बेटा,
ई नॉट बराबर रूट ओवर E01 स्क्वायर, सॉरी ये 01 था, E01 E02 प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2 E01 E02 cos फाई, ठीक है। और फाई क्या है, ये यहाँ से निकाल रखा है ये फाई अपन ने। ऐसे 10 फाई नॉट लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा, E02 ये एंगल फाई होगा, वैसे ही पैटर्न पे भी जैसे लिखा था, E02 साइन फाई अपॉन E01 प्लस E02 कोस फाई, ठीक है। अब यहाँ डेल्टा थीटा क्या है वो सारी कहानी लिख देता हूँ मैं। के को तो नहीं लिख रहा, ओमेगा को भी नहीं लिख रहा, ये सब जाने दो। थीटा 1 थीटा 2 क्या है देखो, थीटा 1 यहाँ लिखता हूँ, ये जो डेल्टा थीटा है ना इसमें, ये डेल्टा थीटा क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यहाँ थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या है, आर इनिशियल फेज ऑफ इनिशियल फेज ऑफ लाइट सोर्स 1 एंड सोर्स 2, ठीक है। यहां तक की कहानी लिख लो, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब देखो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, ये है ना, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये थीटा 1 थीटा 2 या तो 0 0 दे दिया जाएगा दोनों बराबर, ताकि डेल्टा थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। डेल्टा थीटा दो तरीके से 0 हो सकता है, या तो थीटा 1 और थीटा 2 बराबर बराबर हो जाए, या फिर दोनों ही 0 हो जाए, ठीक है। तो मैं डेल्टा थीटा 0 मानते हुए फेज डिफरेंस लिख रहा हूँ। फेज डिफरेंस क्या आएगा देखो, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, यहाँ से लगा के यहाँ तक की कहानी लिख लो। अब देखो एक चीज़ और है, ये पाथ डिफरेंस है खाली, ठीक है ना, ये क्या है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस है ना, जैसे अभी मैं आपको बोल दूँ 3 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, तो आप 1 ही बोलोगे ना, -1 तो ऐसा सोचोगे थोड़ी 1 है या -1, तो उसी टाइप से पाथ डिफरेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंसिडर कर लेना उसको, ठीक है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पॉजिटिव नेगेटिव से। तो यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, इसके बाद की कहानी समझाता हूँ। तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक पहुँच गए होंगे आप लोग। यही सेम अगर आपको पता होगा तो 11th में भी कहानी है, सेम कहानियाँ 11th में भी थी। तो देखो अपन ने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो निकाल लिया ऐसे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया ना, वो जो E आया है, यहाँ पे ज़्यादातर एम्पलीट्यूड ही काम आएगा बेटा। E = E01 स्क्वायर E02 स्क्वायर प्लस E02 E1 cos फाई, E01 E02 cos फाई, ठीक है, ये आ गया। ऐसे इंटेंसिटी जो लिखूंगा I = I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है। मान लो उस पॉइंट P पे जो पहला सोर्स है उसके लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I1 है, और जो दूसरा सोर्स है उसकी लाइट सोर्स की इंटेंसिटी I2 है, तो दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे वैसे तो अपने पास ये जो फाई आया है, फाई आया -k डेल्टा x प्लस डेल्टा थीटा आया, ठीक है ना, ये पाथ डिफरेंस है। अपने पास ज़्यादातर मैं ये मान लेता हूँ, वैसे अज्यूम डेल्टा थीटा 0, डेल्टा थीटा 0 मानते ही मेरे पास जो फाई निकल के आ गया ना, -k डेल्टा x है। वो माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस भी लिख सकते हो आप, माइनस भी लिख सकते हो। तो ये जो अपने फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ से एक सेकंड, डेल्टा थीटा 0 पहले ये लिखता हूँ। ये जो k डेल्टा x है, k डेल्टा x को, इसको बोला जाता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ठीक है, जो पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये जो डेल्टा थीटा है बेटा, इसको बोला जाता है फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज, इनिशियल फेज के कारण आया है, ठीक है।
तो ये जो के डेल्टा एक्स है, यहां से अगर मैं क्या मान लूं, डेल्टा थीटा को अगर अपन 0 मान लें, मीन्स या तो दोनों के इनिशियल फेज 0 0 रहे होंगे, या तो क्या रहा होगा θ1 θ2 बराबर 0, या फिर θ1 बराबर θ2। नहीं भी दिया होगा क्वेश्चन में, या तो दिया होगा तो कंसीडर कर लेना, नहीं दिया है तो अपन दोनों को बराबर मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ से जो फाई निकल के आता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो निकल के आएगा फेज डिफरेंस फाई, ये माइनस के डेल्टा एक्स से वैसे होने को तो, बट मैं इसको ऐसे लिखूंगा फेज डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस है ना दोनों जगह, तो माइनस को हटा देते हैं अपन, ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो के को 2π/λ लिखा जा सकता है, और ये फॉर्मूला भी याद होगा आपको, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ पाथ डिफरेंस। तो कुल मिला के अपन वापस से यहाँ क्या पता करेंगे, पाथ डिफरेंस। अगर कोई भी पॉइंट P है तो दोनों जो दो सोर्स आ रहे होंगे, दोनों सोर्स से लाइट आ रही है। अरे दो सोर्स से लाइट जा रही थी क्या, या मान लिया S1 सोर्स है, या मान लिया S2 सोर्स है, एक सोर्स से यहाँ लाइट जा रही है, दूसरे सोर्स से यहाँ पे लाइट जा रही है। अब अपना काम क्या होगा, यहाँ से ये वाली लेंथ पता करना और ये वाली लेंथ पता करना, और ये सारी ज्योमेट्री लगा के अपन पता कर लेंगे कि ये लेंथ 10 मीटर आ रही है, 15 मीटर आ रही है। ये 10 मीटर आ गई सपोज, और ये 13 मीटर आ गई, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया डेल्टा एक्स, ये आ गया अपने पास 3 मीटर। अब अगर पाथ डिफरेंस आगे यहाँ रख दिया अपन ने, यहाँ अगर मैं पाथ डिफरेंस रख दूं, मैं ये मान के चलूंगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दोनों का इनिशियल फेज सेम है, दोनों का इनिशियल फेज सेम है, तो डेल्टा थीटा 0 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा ज्यादातर वैलिड होगा। वैसे इस फॉर्मूला की कंडीशन है अपने पास क्या, ये कंडीशन के साथ में फॉर्मूला वैलिड है, पर अगर कंडीशन नहीं भी होगा तो भी अपन मान लेंगे, या तो इनिशियल फेज दे क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो अपन बराबर मान लेंगे और 0 मान लेंगे। तो फिर अपन अब क्या करने वाले हैं, जैसे मेरे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा बेटा, सॉरी जैसे मेरे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आते ही मैं 2π/λ करके फेज डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है। और फेज डिफरेंस आते ही अपन ये पता करेंगे कि ये जो इंटेंसिटी है और ये जो एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या मैक्सिमम है या मिनिमम है या कुछ भी नहीं है। अरे मैक्सिमम होगा कुछ न कुछ, जैसे मान लो मैक्सिमम इंटेंसिटी 100 है, मिनिमम इंटेंसिटी 30 है, तो 30 से 100 के बीच में भी तो बहुत सारी वैल्यूज है ना, 30 40 50 70 कुछ न कुछ तो होगा, ठीक है ना, तो और भी कुछ हो सकती है। तो जिन पॉइंट्स पे ये मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी जहां जहां मैक्सिमम होती है, उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी सिचुएशंस को अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां जहां ये सब मिनिमम होती है उसको अपन बोल देते हैं क्या, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है बच्चे। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख लेते हैं। यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ आई होगी बच्चे, ठीक है, नोट भी कर लिया होगा आपने। तो ये तो आ गया अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसके बाद निकल के आता है अपने पास क्या बेटा, कंस्ट्रक्टिव एंड डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके फिर कंस्ट्रक्टिव डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में समझा देता हूँ आपको क्या होता है। चलो अब आ जाते हैं अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हेडिंग लिखता हूं मैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या होगा बेटा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी एंड एम्पलीट्यूड ऑल्सो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, वैसे अब आपको समझ लेना है, मैं एम्पलीट्यूड बोलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइट वेव की बात कर रहा हूँ ना बेटा। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो मैक्सिमम, ये दोनों ही मैक्सिमम होने वाले हैं। तो क्या होगा देखो, E0 का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखूंगा, E01 प्लस E02, ठीक है। एंड साथ में मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। ये सब कहानी आपको पता होगी। ये सब कब होने वाला है, जब cos फाई का वैल्यू क्या हो जाए 1, और cos फाई का वैल्यू अगर 1 हो गया अपने पास में, तो फाई क्या हो जाएगा बेटा 0, 2π, 4π, 6π, 8π, एंड लास्ट में लिखूंगा क्या 2nπ, नॉट nπ, ठीक है, पाई का मल्टीपल होगा। तो यहां से जो फाई आ रहा है, फाई इस टाइप का होगा। अब अपन डेल्टा थीटा 0 मान के सिचुएशन मान रहे हैं, डेल्टा थीटा होगा
तो फेज डिफरेंस ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस जीरो के करस्पॉन्डिंग जीरो आ जाएगा। अरे ये पता है क्या आपको, फेज डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये जीरो है, तो ये जीरो है तो पार्ट डिफरेंस जीरो, ये 2 पाई है तो लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा एंड सो ऑन n लेमडा। ये कहानी अपन ने 11th में भी पढ़ी थी क्या, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ऐसे ही जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारी कहानी पड़ी हुई है, रिपीटेड टेलीकास्ट है, तो जल्दी से लिखता हूँ फटाफट से। यहाँ क्या होगा, आई मिनिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी, इंटेंसिटी मिनिमम एंड एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा क्या, एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना, E0 नॉट का मिनिमम वैल्यू क्या लिख दूंगा, E01 माइनस E02 मोड लगा दूं क्या। ऐसे इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 होल स्क्वायर आ गया क्या, ठीक है, ये आ गया दोनों। अब यहाँ पे सिचुएशन पे cos फाई का वैल्यू -1 होगा क्या, cos फाई का वैल्यू -1 है तो फाई का वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 2n+1 पाई, 2n+1 पाई। पता है ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने 11th में। और यहाँ के इसके करस्पॉन्डिंग अगेन मैं डेल्टा थीटा जीरो मान लूँ और इसके करस्पॉन्डिंग में क्या निकालूँ, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस जो आएगा, पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पहले पाई रखूँगा तो यहाँ पे रखो पाई, तो ये आ गया λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, सारी कहानी याद है, भूल गए, 2n+1 λ/2, ठीक है बेटा। तो ये सारी कहानी रिपीटेड टेलीकास्ट है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करेंगे और फिर आगे की कहानी समझेंगे जरा, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर में यही क्लोज कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये सारी कहानी तो मैंने स्पीडली बता दी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की 11th में भी पढ़ी हुई है बच्चों अपन ने, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।